हेलो स्टूडेंट्स। सेल स्टार्ट करेंगे आज। सेल यूनिट ऑफ लाइफ, ये थर्ड चैप्टर है, पहला दो हो गया है। यहाँ से इम्पोर्टेंट चैप्टर्स जो है स्टार्ट होते हैं। ये इसको मिटा देते हैं एक बार। हाँ, हो गया। तो इसमें सेल थ्योरी वगैरह आएंगे। ऐसे बाय थ्योरी बुक में से देखेंगे तो प्लांट किंगडम जो था वो थर्ड चैप्टर था, लेकिन उसे समझने के लिए सेल करना पड़ेगा। सेल डिवीजन और बायोमोलिक्यूल्स पहले कर लेंगे, फिर उसमें जाएंगे। ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। तो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बींग्स होता है, ये सबको पता होता है। एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डजंट एंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। इस लाइन का मतलब बताता हूँ। अगर किसी को जीना है तो उसको कम से कम एक सेल चाहिए, मतलब उससे कम में नहीं होना है, यही बता रहा है वो। तो जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें वो यूनिसेलुलर होते हैं, एक सेल तो होना ही होना है, उससे कम में कुछ नहीं होना है। उससे ज़्यादा होने को टिश्यू हो सकता है, ऑर्गन हो सकता है, ऑर्गन सिस्टम हो सकता है, और इस तरह से कंप्लीट ह्यूमन बीइंग भी बन जाता है। आगे कंट्रीब्यूशन, साइंटिस्ट के कॉन्ट्रीब्यूशंस देख लेते हैं। ये कुछ थ्योरी में पूछ लेता है, बुक में जो एनसीईआरटी में दिए हैं उतने ही देखेंगे। एंटोन वैन ल्यूवेनहुक का दिया है, इन्होंने फर्स्ट लाइफ सेल देखा था। रॉबर्ट ब्राउन ने पहली बार न्यूक्लियस को देखा था। ये जैसे जैसे माइक्रोस्कोप बनता गया, फिर और भी छोटे छोटे ऑर्गेनल्स दिखने शुरू हो गए थे, है ना। तो इस फिर सेल थ्योरी आया था, ये एक बॉटनिस्ट और जूलॉजिस्ट के कॉम्बिनेशन साइंटिस्ट ने दिया था, मैथियस श्लेडन और थियोडर स्वान। इन दोनों ने मिल के दिया था, जर्मन बॉटनिस्ट और ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, ये देख सकते हो। श्लीडन का कंट्रीब्यूशन था, देखो श्लीडन क्या है, बॉटनिस्ट है, तो उन्होंने प्लांट सेल्स पे रिसर्च किया था। और प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स विच फॉर्म्स टिश्यूज। तो सेल से टिश्यू बनता है, ये उन्होंने देखा था प्लांट में, वो बताया था। शोन का कंट्रीब्यूशन जो था वो एनिमल सेल से रिलेटेड है, स्टडीड अमंग एनिमल सेल्स एंड रिपोर्टेड प्रेजेंस ऑफ थिन आउटर लेयर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसे बोलते हैं। सेल वॉल तो होता नहीं है इनमें, ये भी बताया गया था। देखो, ऑल्सो कंक्लूडेड बेस्ड ऑन स्टडी ऑन प्लांट्स दैट प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज यूनिक टू प्लांट सेल्स। एनिमल्स में होता नहीं है, हम में होता नहीं है, सिर्फ प्लांट्स में मिलेगा। फंगस में भी होता है, प्रोटोजोन, वो सब में हम देख चुके हैं इस पहले चैप्टर में। यहाँ पे एनिमल्स और प्लांट्स का बात हो रहा है। फिर Schwann proposed the hypothesis that the bodies of animals and plants are composed of cells and products of cells। तो सेल वही है, मिनिमम सेल तो चाहिए ही, और फिर सेल से ही सब कुछ बनता है। फिर ये ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला रोडोल्फ वर्चो ने दिया था, जिसका मतलब वही है कि सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल में से आएगा, नया सेल पुराने सेल में से बनता है। ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, है ना, ये याद रखना है। इसके बाद फिर मॉडिफाइड सेल थ्योरी, जो पहले सेल थ्योरी में थोड़े से मॉडिफिकेशंस आए थे जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, उसमें यही बताया गया कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स। ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये वही है ओमनिस सेलुला ई सेलुला जो बताया जा रहा है, ये पॉइंट वही है। चलते नेक्स्ट स्लाइड पे। देखो, डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर ऑफ सेल जो होता है, एनिमल सेल्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, सेल वॉल तो होता नहीं इनमें। और ये सिलेक्टिवली परमिएबल, ये सब आगे देख लेंगे, जैसे जैसे आएगा जरूरत पड़ेगा तो देख लेंगे। सेल्स दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्ली यूकैरियोटिक, और जिसमें ये नहीं है डोंट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्ली प्रोकैरियोटिक। बुक में ऐसे ही डिस्टिंग्विश किया है, तो उसी को मैंने लिख दिया। बोथ टाइप्स ऑफ साइटोप्लाज्म दोनों में कॉमन होता है, ये तो सेल में होना ही होना है। साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनेल्स, अगर न्यूक्लियस ना भी हो तो न्यूक्लियोइड भी उसी में होगा। फिर साइजेस जो एनसीईआरटी में जो डेटा दिया है वो देख लेते हैं। माइकोप्लाज्मा जो स्मॉलेस्ट सेल होता है ना, उसका साइज है 0.3 माइक्रोमीटर। ये यूनिट भी याद रख लेना, माइक्रोमीटर में सारे साइज दिए गए हैं। ऑप्शन में नैनोमीटर वगैरह देता है कंफ्यूज करने को, हमें माइक्रोमीटर सिलेक्ट करना है। 0.3 माइक्रोमीटर माइक्रोप्लाज्मा का लेंथ है, ये भी याद रखना है, क्योंकि आरबीसी में भी स्पेसिफाइड है कि 7 माइक्रोमीटर जो है वो डायमीटर है। और बैक्टीरिया का साइज 3 से 5 माइक्रोमीटर तक एक जनरलाइज्ड साइज बताया गया है। और यहाँ पे डायग्राम जो दिया है उसमें एक अलग डेटा दिया है, टिपिकल बैक्टीरिया 0.1 माइक्रोमीटर। वो डायग्राम में देख लेना, उसमें कुछ साइजेस लिखे हुए हैं। और पीपीएलओ का उसमें 0.1 माइक्रोमीटर है, वायरस 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर, और टिपिकल यूकैरियोटिक सेल जो हम में भी पाया जाता है वो 10 से 20 माइक्रोमीटर। ठीक है। फिर प्रोकैरियोटिक में वही है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते नहीं है, ये पॉइंट एनसीईआरटी का है, ये सबको पता ही होता है। ये कुछ डेटा है लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट सेल पे। लार्जेस्ट सेल जो है वो ऑस्ट्रिच एग, लॉन्गेस्ट सेल जो है नर्व सेल, स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा। ठीक है, चलते हैं आगे। फिर शेप्स के बारे में, कुछ शेप्स के बारे में दिया है, स्पेसिफाई किया गया है। आरबीसी जो है बाइकॉनकेव एंड राउंड। डब्ल्यूबीसी का याद रखना है, एमोइबॉइड होता है। कल्यूमनर एपिथेलियम सेल्स लॉन्ग एंड नैरो। नर्व सेल ब्रांच्ड एंड लॉन्ग। ट्रैकीड जो है वो इलोंगेटेड होता है, प्लांट्स में मिलता है, जो जाइलरी एलिमेंट्स वो सब।
मेसोफिल सेल्स राउंड एंड ओवल, ये प्लांट एनाटॉमी पढ़ेंगे तो उसमें ये सब आ जाएगा। अदर शेप्स, कुछ जनरल शेप्स दिए हैं इसके नीचे ही, जस्ट एनसीईआरटी में लिखा है डिस्क लाइक, पॉलीगोनल, कॉल्यूमनर, क्यूबॉइड और थ्रेड लाइक। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। माइकोप्लाज्मा में देखो, इसमें बस यही याद रखना है कि सेल वॉल इनमें होता नहीं है। प्लाज्मिड के बारे में क्या दिया है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, स्मॉल एंड सर्कुलर होता है, कन्फर्स यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर, जैसे कि रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स, ये हम उसमें भी देख लेंगे बायोटेक में, उसमें वो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस वो सब आएगा, वहाँ पे देख लेंगे। सेल एनवेलप के बारे में क्या दिया है, केमिकली कॉम्प्लेक्स होते हैं, 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर होते हैं, इनमें ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। यहाँ पे दिया है ग्लाइकोकैलिक्स आउटर मोस्ट, सेल वॉल मिडिल लेयर, फिर उसके अंदर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये एक प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह काम करते हैं यूनिटी में, तीनों मिल के, है ना। फिर ग्राम स्टेन, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, ये सभी ने सुना ही है। ग्राम पॉजिटिव अगर है तो वो ग्राम स्टेन ले लेगा और वो कलर्ड दिखेगा माइक्रोस्कोप में, अगर ग्राम नेगेटिव है तो ग्राम स्टेन नहीं लेगा। फिर ये ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में क्या दिया है देख लेते हैं। स्लाइम लेयर होता है, लूज शीथ होता है, और कैप्सूल जो है वो थिक और टफ है, प्रोटेक्टिव होता है ये, है ना। फिर जो सेल वॉल होता है वो शेप ऑफ सेल को डिटरमाइन करता है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि शेप ऑफ सेल कौन कन्फर करता है, तो सेल वॉल होगा। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में क्या स्पेसिफिक पॉइंट है कि आउटसाइड वर्ल्ड के साथ वो इंटरैक्ट करता है, भले ही सबसे अंदर है लेकिन आउटसाइड वर्ल्ड के साथ इंटरैक्ट वही करता है, क्योंकि ये फिर सेल वॉल तो सबके लिए परमिएबल है, फ्रीली परमिएबल, उससे कोई मतलब नहीं। इसमें देखो एक पॉइंट दिया है, प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू प्रिवेंट बैक्टीरियम फ्रॉम बर्स्टिंग और कोलैप्सिंग, ये एक पॉइंट है, याद रखना है। फिर मीजोजोम पे आते हैं, ये सारे, ये सेल में इनवर्ड इन्वेजिनेशन होता है, क्यों होता है देख लेते हैं। फॉर्म्ड बाय एक्सटेंशंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल इन फॉर्म ऑफ वेसाइकल्स, ट्यूब्यूल्स, लैमेले, ये शेप्स होते हैं उनके, सबके अलग अलग फंक्शन होते हैं। हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, रेस्पिरेशन, और आगे भी है। ये देखो सिक्रीशन, सरफेस एरिया को ये बढ़ाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, एंजाइमेटिक कंटेंट होता है इनमें। फिर प्रोकैरियोट्स का क्या दिया है, साइनोबैक्टीरिया, जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं उनमें क्रोमैटोफोर्स होते हैं, साइनोबैक्टीरिया यानी वही ब्लू ग्रीन एल्गी, क्रोमैटोफोर्स होते हैं, ये मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस होते हैं उन्हीं की तरह, मीजोजोम्स की तरह, यहाँ पे मीजोजोम्स पढ़ा हमने, मीजोजोम्स की तरह ही होते हैं, लेकिन ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, इनमें पिगमेंट्स होता है, और ये सिर्फ कुछ ही बैक्टीरिया में मिलते हैं, जैसे कि एक एग्जाम्पल इन्होंने दिया है साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। तो ये बैक्टीरियल सेल्स अगर मोटाई लोगे तो इनमें फ्लैजिला होगा, फ्लैजिला के 3 पार्ट होते हैं, फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी। फिलामेंट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लॉन्गेस्ट पोर्शन है, जो कि सच है, मतलब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या वही होता है लॉन्गेस्ट। थिन फिलामेंटस एक्सटेंशंस फ्रॉम सेल वॉल, ये फ्लैजिला के बारे में ही बता रहा है। फिर मैंने बताया था कि कभी भी बैक्टीरियल सेल्स में सीलिया हो नहीं सकता, फ्लैजिला होगा, फिर वो प्रोटिस्टा में जाएंगे तो वहाँ से दोनों टाइप होने स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पे देखो पीली दिया है, ये पीली और फिम्बरी बताया था, फ्लैजिला के बाद बताऊंगा। तो एलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं ये, और ये पीली कंजुगेशन वगैरह करते हैं, जिससे कि डीएनए ट्रांसफर होता है, रेप्लिकेशन होता है, बैक्टीरियोफेज का कॉन्सेप्ट आएगा, वहाँ पे देखेंगे। फिर फिम्बरी जो है ये ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर है, और ये रॉक वगैरह से बैक्टीरिया को अटैच करवाता है, जैसे कि अटैचमेंट टू सबस्ट्रेट इसका फंक्शन दिया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखो राइबोसोम्स क्या होते हैं, पहले तो इसे जॉर्ज पैलेट ने देखा था, ये साइंटिस्ट का नाम है, सबसे पहले इन्होंने देखा। इसका साइज प्रोकैरियोटिक राइबोसोम में दे रखा है 15 नैनोमीटर टू 20 नैनोमीटर। 2 सब यूनिट के बने होते हैं, 50s और 30s, मिल के ये 70s बनाते हैं। अब इन दोनों को ऐड मत कर देना, नहीं तो 80s हो जाएगा, जो कि यूकैरियोटिक राइबोसोम है। तो ये दोनों सब यूनिट मिलके जो मेन वाला राइबोसोम बनता है वो 70s होता है। फिर उसमें यूकैरियोट्स में 60s और 40s मिलके 80s होता है। फिर एक और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताता हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में जो राइबोसोम होता है वो भी 70s ही होता है, 50s और 30s, ठीक है। ये साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये यही करता है प्रोटीन सिंथेसिस, इसका ये फंक्शन है। फिर सेवरल राइबोसोम्स में अटैच टू अ सिंगल एमआरएनए एंड फॉर्म अ चेन कॉल्ड पॉलीजोम या पॉलीराइबोसोम, ये एक फीचर होता है इसका, मैं दिखाता हूँ कैसे होंगे ये। देखो ये एक एमआरएनए स्ट्रैंड है, इससे बहुत सारे राइबोसोम्स जुड़ जाएंगे, तो इस पूरे यूनिट को हम पॉलीजोम बोलेंगे या पॉलीराइबोसोम, जो भी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे।
इंक्लूजन बॉडीज़ के बारे में क्या दिया है देख लेते हैं। ये रिजर्व मटेरियल होते हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल्स में स्टोर्ड होते हैं साइटोप्लाज्म में, उन्हें ही बोलते हैं। एग्जाम्पल इसके कुछ दे रखा है, फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, साइनोफिशियन ग्रेन्यूल्स, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स। और ये जो गैस वैक्यूल्स होते हैं ये ब्लू ग्रीन पर्पल ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया इसमें मिलते हैं। एनसीईआरटी में जैसा दिया है चिपका दिया हूँ, इसको याद कर लेना। गैस वैक्यूल्स किस में होता है ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सेल मेम्ब्रेन, ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सिंगर और निकोलसन ने जो फ्लूइड मोज़ैक दिया था उसके बारे में पढ़ेंगे। अभी देखते हैं पहले इन्फॉर्मेशन क्या दिया है। डिटेल स्ट्रक्चर्ड स्टडीड आफ्टर एडवेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनने के बाद इसका डिटेल स्टडी हो पाया था। मेनली कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। ये कहाँ से कंक्लूड किया गया था? ये ह्यूमन आरबीसी पे कुछ स्टडीज़ किए गए थे, वहाँ से ये पता चला था इसमें होता क्या है। 52% प्रोटीन मिला था और अप्रॉक्स 40% लिपिड मिला था। और ये फॉस्फोलिपिड्स जो होते हैं ये एक बाई लेयर में अरेंज होते हैं, कैसे होता है आगे स्ट्रक्चर देख लेंगे। और ये जो पोलर हेड होता है ये बाहर रहता है, ये हाइड्रोफिलिक होता है, और ये हाइड्रोफोबिक टेल है ये अंदर की तरफ रहता है। ये वाटर वगैरह से बचा के रखता है इसको, इसीलिए दोनों तरफ से पोलर हेड इसको अंदर लॉक कर देता है। ठीक है, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स दो टाइप के होते हैं जो बुक में दिया है। इंटीग्रल होता है जो कि बरीड होता है, पेरिफेरल होता है जो कि आउटर सरफेस पे होता है। डायग्राम देखेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा। ये देखो इसका डायग्राम आ गया, ये वाला प्रोटीन दिख रहा है दोनों लेयर के बीच में धंसा हुआ है, इसीलिए इसको इंटीग्रल प्रोटीन बोलते हैं। ये देखो पेरिफेरल प्रोटीन ये बाहर की तरफ है, ये वाला बाहर की तरफ जो है इसको पेरिफेरल बोलते हैं। पेरिफेरी मतलब वही, इसको पेरिफेरी बोलेंगे आउटर सरफेस को। ठीक है, तो ये पेरिफेरल प्रोटीन, इस पर से कुछ शुगर के चेन लगे होते हैं और इसमें कोलेस्ट्रॉल वगैरह भी होता है, वो डायग्राम में मैंने बनाया नहीं है। यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे कोलेस्ट्रॉल दिख जाएंगे, एनसीईआरटी में देख लेना। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर ये वाला होता है, ये वाला, इसको मिला के बाइलेयर बोलते हैं ये पूरा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर ये आ गया, निकोलसन और सिंगर ने दिया था 1972 में। ऑल्सो नोन एज फ्लूइड मोज़ैक मॉडल, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। नेचर ऑफ लिपिड कैसा होता है? तो क्वासी फ्लूइड होता है और ये लैटरल मूवमेंट अलाउ करता है प्रोटीन्स का। ये देखो, एनेबल्स लैटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन्स विद इन ओवरऑल बाइलेयर। एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन इज नोन एज फ्लूइडिटी। ये भी एनसीईआरटी का पॉइंट है। फ्लूइड नेचर किस किस चीज़ों में हेल्प करता है वो देख लो यहाँ पे। सेल ग्रोथ, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेल्यूलर जंक्शंस, सिक्रीशन, एंडोसाइटोसिस और सेल डिवीजन। एंडोसाइटोसिस मतलब कोई चीज़ को सेल के अंदर अलाउ करना। कोई चीज़ अगर सेल के अंदर आ रहा है तो उसको एंडोसाइटोसिस बोलेंगे। तो उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो हेल्प करता है। तो ये नोट्स डाउनलोड कर लो टेलीग्राम से, मैं तो यही सजेस्ट करूँगा, और ये नोट्स पढ़ लो, सारे पॉइंट्स कवर्ड है इसमें। एनसीईआरटी पढ़ना अगर थोड़ा बोरिंग हो जाता है तुम्हारे लिए तो ये बढ़िया से पढ़ लो इसको। ब्लैक बैकग्राउंड भी रखा है, आई स्ट्रेन भी नहीं होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस इट। ये तो बता ही चुका हूँ बार बार। सिलेक्टिवली परमिएबल होता है, ये भी पहले चैप्टर से बता रहा हूँ। सेल वॉल जो है वो फ्रीली परमिएबल है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है सिलेक्टिवली परमिएबल है, कुछ ही सब्सटेंस को इसके अक्रॉस मूव करने देगा। सम मॉलिक्यूल्स कैन पास थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनर्जी। ये पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट के फॉर्म्स देख लेते हैं। देखो, वाटर मूव करता है ऑस्मोसिस से, न्यूट्रल सल्यूट्स मूव करते हैं डिफ्यूजन से, सिंपल डिफ्यूजन से। पोलर मॉलिक्यूल्स पास नहीं कर सकते हैं क्योंकि नॉन पोलर बाई लेयर है, तो उससे पोलर मॉलिक्यूल्स पास नहीं कर सकते। इसके वजह से उन्हें कुछ कैरियर प्रोटीन्स चाहिए जो कि उसे बिना टच कराए, पोलर नॉन पोलर को बिना टच कराए आर पार करवा देगा। इसको फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। और कुछ मॉलिक्यूल्स या आयन्स ऐसे होते हैं जो कि अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट चलते हैं, मतलब लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन, जो कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। इसको डिटेल में हम लोग ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में पढ़ते हैं, लेकिन अभी वाले एनसीईआरटी में उस चैप्टर को हटा दिया है। देखते हैं बाद में उसको भी कवर कर लेंगे। लास्ट तरफ आएंगे तो वो पुराने वाले एनसीईआरटी के चैप्टर्स भी पढ़ लेंगे, क्योंकि पता नहीं नीट में क्या करेगा, अभी कुछ बताया नहीं जा सकता। जो भी तुम सुन रहे हो यूट्यूब में अलग अलग वीडियोस बना रहे हैं वो सारे स्पेक्यूलेशन है, कहीं से कुछ कंफर्म न्यूज़ हमारे पास है नहीं। तो वो चैप्टर्स जो हटाए गए हैं उसको लास्ट में देख लेंगे, उसमें ये सब भी पढ़ लेंगे। ठीक है, अगला स्लाइड देखते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सेल वॉल दिया है। सेल वॉल क्या है? डेड लेयर है। किससे बना है? तो सेल्यूलोज से। ज़्यादातर जगह देखा जाता है कि सेल्यूलोज से बना है, कुछ एक्सेप्शंस नीचे लिख दिए हैं।
जैसे कि प्रेजेंट इन बैक्टीरिया, सम प्रोटिस्टा, फंजाई एंड प्लांट्स। तो बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकन का बना होता है। ऐसे तो हम यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल वॉल पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी लिख दिया, थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा, रिकॉल हो जाएगा, है ना। सम प्रोटिस्टा, फंजाई, फंजाई में काइटिन का होता है, वो NAG का पॉलीमर, और प्लांट्स, प्लांट्स में सेल्यूलोज का ही होता है। कॉन्फर्स शेप एंड प्रोटेक्ट्स फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज, तो ये शेप देता है, याद रखना है, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन जो है वो आउटर वर्ल्ड से इंटरेक्ट करता है और ये शेप प्रोवाइड करता है। सेल वॉल ऑफ यंग प्लांट सेल, जो यंग प्लांट्स में होता है वो प्राइमरी वॉल होता है। अब प्राइमरी वॉल इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ, और ये जब सेल मैच्योर करता है तो ये धीरे धीरे घटता हुआ पूरा ख़त्म हो जाता है, तो वही लिखा है, डिमिनिशेस एज सेल मैच्योर्स। फिर सेकेंडरी वॉल जो है वो इनर साइड की तरफ बनता है। इनर साइड मतलब कहाँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की साइड पे बनेगा। और एक लेयर होता है मिडिल लेयर, उसके बारे में भी पढ़ लो, मिडिल लैमिला बोलते हैं, या फिर मिडिल लैमिले, जैसे भी प्रोनाउंस कर लो। कैल्शियम पेक्टेट का बना होता है और ये नेबरिंग सेल्स को जोड़ता है। ये देखो यहाँ पे डायग्राम है, सेल वॉल आउटर, ये देखो सेल वॉल आउटर मोस्ट लेयर है, वो रेड वाला ले लेता हूँ। फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसके जस्ट अंदर आता है, और दोनों के बाहर देख सकते हो बीच में जो एडेयरिंग जंक्शन है, मतलब जो ग्लू कर रहा है दोनों सेल को, उसको मिडिल लैमिला बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से सारे ऑर्गेनेल्स देखना स्टार्ट कर देंगे। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में क्या क्या होते हैं, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, गोल्जी अपैरेटस होता है, लाइजोसोम होता है और वैक्यूल्स होता है। ये चारों मिल के फंक्शन करते हैं, इनका फंक्शंस आर कोऑर्डिनेटेड। एक पॉइंट दिया है देख लो साइड में, यहाँ पे फंक्शंस आर कोऑर्डिनेटेड। और ये जो तीन लिखे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और पेरोक्सीसोम्स, ये इसमें होते नहीं है। कन्फ्यूजन होता है जब पूछता है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट कौन कौन से हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया बहुतों को लगता है कि होगा, पर होगा नहीं, इसीलिए लिख के काट दिया हूँ। अपने नोट्स में भी ऐसे ही कर लेना, लिखो फिर काट दो, ताकि अच्छे से याद रहेगा। इसी साल क्वेश्चन आया था एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पे 2023 में। फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से स्टार्ट करते हैं देखना एक एक ऑर्गेनल। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या दिया है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं, ट्यूब लाइक, ये साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म। ये इंटरसेल्यूलर स्पेस को दो हिस्सों में तोड़ता है, क्या होता है, तो लूमिनल और एक्स्ट्रा लूमिनल। जो ER के अंदर जो वाला स्पेस है उसको लूमिनल कंपार्टमेंट बोलते हैं, और ER से बाहर जो है उसको एक्स्ट्रा लूमिनल कंपार्टमेंट। RER और SCR तो पता ही होगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर राइबोसोम लगे हों, देखो इस तरह से अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एक रफ सा डायग्राम बना रहा हूँ, और इसके ऊपर ऐसे राइबोसोम लगे हो, तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और अगर ये ना लगे हो, देखो इन्हें हटा दो, तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन जाता है। इनके अलग अलग फंक्शन होते हैं, देख लेते हैं। इसको एक बार मिटा देता हूँ। देखो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, क्योंकि इस पे राइबोसोम लगे होते हैं, और राइबोसोम का फंक्शन पता ही है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है, तो ये भी प्रोटीन सिंथेसिस और सिक्रीशन में काम करता है। और ये आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस के साथ कंटिन्यूअस होता है, इस कंटिन्यूटी में ये रहता है सेल में। फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखते हैं, ये लिपिड सिंथेसिस करता है, क्योंकि इसके पास प्रोटीन सिंथेसिस फैक्ट्री जो होता है, राइबोसोम वो तो है नहीं, तो लिपिड सिंथेसिस करता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बुक में दे रखा है, इन एनिमल सेल्स लिपिड लाइक स्टेरॉयडल हार्मोन्स आर सिंथेसाइज्ड इन SCR। ये पॉइंट याद कर लेना, लिपिड लाइक स्टेरॉयडल हार्मोन कहाँ पे, तो SCR पे बनते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखो यहाँ गोल्जी अपैरेटस स्टार्ट हो रहा है, इसको डिस्कवर किया था कैमिलो गोल्जी ने, इनके नाम के हिसाब से इसका नाम पड़ा है फिर गोल्जी अपैरेटस। तो ये एक बार क्वेश्चन पूछ भी चुका है नीट में प्रीवियस ईयर्स में। कैमिलो गोल्जी कौन थे जो गोल्गी अपैरेटस को डिस्कवर किए थे। ये डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, फ्लैट डिस्क शेप्ड और सिस्टर्ने शेप्ड। ये इनका शेप्स के बारे में जो NCERT में दिया है वही उठा के लिख दिया हूँ। साइज इनका 0.5 से 1 माइक्रोमीटर होता है। स्टैकिंग जो इनमें होता है वो पैरेलल फैशन में होता है, देखे ही होंगे कुछ इस तरह से। इस तरह से, तो ये लेयर्स आपस में पैरेलल है ना। एक सेकंड, हाँ, तो पैरेलल फैशन में स्टैकिंग होता है, और इनका जो फॉर्मिंग फेज है जिसको सिस फेज भी बोलते हैं, उसका शेप कॉन्वेक्स होता है, और जो मैच्योरिंग फेज है उसका शेप कॉनकेव होता है। ये ट्रांस फेज है, ठीक है। फिर ये फंक्शन इसका क्या है, इसका फंक्शन बहुत सिंपल है।
जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह में जो बनते हैं, जो सिक्रीट होते हैं, इनको वो पैकेज करता है, वेसिकल्स के फॉर्म में पैकेज करता है और फिर उनको ट्रांसफ़र हो जाता है। ट्रांसफ़र फिर वही ट्रांस फेज से होता है, सिस फेज से फॉर्मिंग फेज है, वहाँ से पैकेजिंग शुरू होता है। देखो, साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स ग्लाइकोलिपिड्स, इसमें देखो ये नीचे अंडरलाइन किया है, जी के नीचे यहाँ पे ये और ये, तो ये जी से ग्लाइकोप्रोटीन, जी से ग्लाइकोलिपिड, फिर जी से यहाँ गोल्जी अपैरेटस। ठीक है, तो ऐसे याद रख सकते हो। फिर ये प्लांट सेल में जो गोल्जी अपैरेटस होता है उन्हें डिक्टियोसोम बोलते हैं, इसको भी याद रख लेना। ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है लेकिन पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट लगा तो बता दिया। अगले स्लाइड पे चलते हैं। देखो, लाइजोसोम, लाइजोसोम क्या होता है, तो वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये वही मैं बताया था। गोल्जी अपैरेटस में पैकिंग होता है, तो ये भी वहीं से बनते हैं, पैक होके। गोल्जी अपैरेटस फॉर्म्ड बाय पैकिंग इन गोल्जी अपैरेटस लिखा है। इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं जो कि फॉरेन सब्सटेंसेस वगैरह को मारते हैं, तो इसे एसिडिक पीएच चाहिए होता है, क्योंकि वही एक ऑप्टिमल पीएच है इन एंजाइम्स के फंक्शन करने के लिए। लाइपेज, प्रोटीएस और कार्बोक्सिलेज, ये सारे एंजाइम होते हैं हाइड्रोलेसेस इसमें, है ना, बुक में जैसे लिखा है बता रहा हूँ। लाइपेज क्या करता है, लिपिड डाइजेस्ट करता है, प्रोटीएस प्रोटीन डाइजेस्ट करता है, और कार्बोक्सिलेज कार्बोहाइड्रेट्स को। ठीक है, और ये सेल के जो डेड सेल होते हैं उनको भी ये ख़त्म करता है, तो उसकी वजह से इसको सुइसाइड बैग ऑफ सेल भी बोलते हैं, देख लो, नोन एज सुइसाइड बैग्स ऑफ सेल। और ये लाइसोसोम्स और गोल्जी बॉडीज ममेलियन आरबीसी में एब्सेंट होते हैं, याद रख लेना। मैं खुद को थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, हाँ हो गया। फिर वैक्यूल्स देख लेते हैं, इसमें क्या होता है, पानी, सैप, ये सब होता है। सैप वही वाटर एंड मिनरल्स को सैप बोलते हैं। हैज़ वाटर, सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड अदर वेस्ट मटेरियल, तो वही वेस्टफुल चीज़ें इसमें रहते हैं। ऑस्मोलैरिटी वगैरह बना के रखता है। फिर मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल, मेम्ब्रेन जो, हाँ, वैक्यूल का जो मेम्ब्रेन है उसे टोनोप्लास्ट बोलते हैं। जैसे सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, उसी तरह इसका जो मेम्ब्रेन है उसको टोनोप्लास्ट बोलते हैं। और ये प्लांट सेल में काफ़ी बड़ा होता है, तो 90% टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेता है सेल का। अप टू 90%, कम भी हो सकता है, और 90% तक जाता है ये नंबर। और ये अगर एनिमल सेल्स में ऐसे तो दिखता नहीं है, लेकिन अगर एनिमल सेल्स में पाया जाए तो वो बहुत छोटे होते हैं, नंबर में कम होते हैं और टेम्पररी होते हैं। ठीक है, इसमें एक और पॉइंट था, ये देख लो, इन अमीबा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज इंपॉर्टेंट फॉर एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। ये दो फीचर्स दे रखे हैं अमीबा के लिए, जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है उसके ये दो फीचर्स याद रख लेना, एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन में वही ऑस्मोलैरिटी वगैरह मेंटेन करना है। फिर देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया से। देखो, अगर इसको माइक्रोस्कोप में देखना है तो इसको स्पेसिफिकली स्टेन करना पड़ता है, ये वही लिखा हुआ है, हैव टू बी स्टेन्ड इफ इट्स टू बी ऑब्जर्व्ड अंडर माइक्रोस्कोप। इसका शेप मोस्टली सॉसेज शेप्ड होता है या फिर सिलेंड्रिकल, यहाँ पे दिया है। डायमीटर, ये सब डेटा याद रख लेना, 0.2 से 1 माइक्रोमीटर, और लेंथ 1 माइक्रोमीटर से 4.1 माइक्रोमीटर, और इसका एवरेज डायमीटर भी 0.5 मान के चलते हैं। ये डबल मेम्ब्रेन्ड होता है, सबको पता होता है। इनर मेम्ब्रेन में इनफोल्डिंग्स वगैरह होते हैं, देखते हैं वो सब, क्रिस्टे। इनर कंपार्टमेंट हैज़ डेंस होमोजेनस सब्सटेंस कॉल्ड मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स होता है। फिर इनर मेम्ब्रेन हैज़ इनफोल्डिंग्स टू इंक्रीज सरफेस एरिया, ये सरफेस एरिया को बढ़ाता है, फिर उसमें वो ज़्यादा F0 F1 पार्टिकल्स हो सकते हैं, वो रेस्पिरेशन जो ATP बनाते हैं, उस इनफोल्डिंग्स को क्रिस्टे बोलते हैं, ये सरफेस एरिया को बढ़ाता है। साइट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन है, ग्लाइकोलिसिस जो है वो साइटोप्लाज्म में होता है। फिर लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल तो इसी में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ETS का भी सुने होंगे, वो सब आगे देखेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में, सेलुलर रेस्पिरेशन, उसमें देख लेंगे। अभी देखो इसमें क्या लिखा है, प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP, ये सबको पता है, उसी वजह से इसको पावर हाउस ऑफ सेल भी बोलते हैं। ये सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल होता है, इसके अपने DNA वगैरह होते हैं, वो देख लेते हैं। हैज़ सिंगल सर्कुलर DNA, ये डबल स्टैंडर्ड DNA होता है, सर्कुलर होता है, एक होता है। फ्यू RNA, थोड़ा कुछ RNA भी होते हैं। राइबोसोम्स होते हैं, याद रखना, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स की तरह इसमें भी 70S राइबोसोम्स होते हैं, आगे क्लोरोप्लास्ट में भी यही आएगा। एंड कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, इन रीजंस की वजह से इसको सेमी ऑटोनोमस बोलते हैं, वो भी आगे लिख दिया है। अभी प्लास्टिड्स देखते हैं। प्लास्टिड्स देखो प्लांट सेल में होता है, इसको याद रख लेना, P फॉर प्लास्टिड, P फॉर प्लांट सेल, ठीक है। और यूग्लिनॉइड्स में भी होता है, वो भी फोटोसिंथेटिक होता है, उसीलिए। लार्ज एंड इजीली विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप, एक पॉइंट दिया NCERT में। क्लासिफिकेशन इसके पिगमेंट्स के बेसिस पे होते हैं, देखो कैसे मैंने लिखा है, क्रोमोप्लास्ट लिखा है पहले, फिर ल्यूकोप्लास्ट, फिर क्लोरोप्लास्ट। जो क्रोमोप्लास्ट है इसमें ज़ैंथोफिल और कैरोटीन होते हैं, कैरोटीन का कलर पता होगा, ऑरेंज रेड होता है।
ज़ैंथोफिल का कलर ब्राउन होता है, सॉरी येलो होता है। ये कलरलेस होता है ल्यूकोप्लास्ट, इसमें कोई पिगमेंट नहीं होते। और ये क्लोरोप्लास्ट में सबको पता होता है क्लोरोफिल होता है जो कि ग्रीन होता है। तो ये ट्राई कलर जैसा बन रहा है इंडियन फ्लैग की तरह, पहले ऑरेंज आ रहा है, फिर कलरलेस वाइट, फिर क्लोरोफिल जो कि ग्रीन है। अरे यार यहाँ पटाखे वगैरह फोड़ रहे हैं, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो सकता है। देख लो क्लोरोफिल क्या करता है, तो ये लाइट को ट्रैप करता है जो कि फोटोसिंथेसिस करने में इसका मदद करता है। यही इसका फंक्शन है, फोटोसिंथेसिस का मेन फंक्शन है, लाइट ट्रैप करता है। ल्यूकोप्लास्ट देख लो, ल्यूकोप्लास्ट में क्या क्या दे रखे हैं। अमाइलोप्लास्ट होते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, इलायोप्लास्ट होते हैं ऑयल्स और फैट्स के लिए, अल्यूरोप्लास्ट होते हैं प्रोटीन्स के लिए। एक सुने होगे अल्यूरॉन लेयर, वो मोनोकॉट सीड वगैरह में अल्यूरॉन लेयर होता है, वो भी प्रोटीन का होता है, तो उसको ऐसे याद रख सकते हो, अल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन। और ये देखो क्रोमोप्लास्ट के बारे में एक पॉइंट दिया है, इसके पिगमेंट्स जो है वो फैट सोल्यूबल होते हैं, ठीक है। तो ये बुक से अच्छे से एक्सट्रैक्ट करके नोट्स में लिख लिया, इसको देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर पीडीएफ भी डाल दूंगा टेलीग्राम वगैरह में। यहाँ पे देखो मेजॉरिटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट आर फाउंड इन मेसोफिल सेल्स ऑफ लीफ, क्योंकि यही मेन फोटोसिंथेटिक सेल्स होते हैं, तो इसमें ज़्यादातर क्लोरोप्लास्ट मिल जाएंगे। मेसोफिल सेल में एक पॉइंट दे भी रखा है कि 20 to 40 होता है, वो आगे देखेंगे। शेप देख लो, इसके शेप क्या क्या है, स्पेरिकल, डिस्कॉइड, लेंथ शेप्ड, ओवल, रिबन शेप्ड, ये शेप्स दिए हैं क्लोरोप्लास्ट के एनसीईआरटी में। लेंथ इसका 5 से 10 माइक्रोमीटर और विड्थ इसका 2 से 4 माइक्रोमीटर। देखो जितने भी साइज दिए एनसीईआरटी में सारे हैं मेरे नोट्स में, ठीक है, तो इसी में से देख लेना, कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। क्लामाइडोमोनास में याद रखना एक होता है पर सेल, एक होता है क्लोरोप्लास्ट। और मेसोफिल सेल्स में पहले ही बताया 20 से 40 होते हैं पर सेल। और इसका जो मेम्ब्रेन है वो डबल मेम्ब्रेन होता है, इनर मेम्ब्रेन इज लेस परमेबल, ये एनसीईआरटी का पॉइंट है। माइटोकॉन्ड्रिया और ये दोनों डबल मेम्ब्रेन ही होते हैं। आगे देखते हैं। हाँ, वो जो पॉइंट मैं बता रहा था सेमी ऑटोनोमस का, वो यहाँ लिखा है, उसको देखेंगे। अभी ये देख लेते हैं। देखो ये डायग्राम में क्या दे रखा है, ये आउटर मेम्ब्रेन, ये वाला बाहर बाहर का मेम्ब्रेन, फिर एक लेयर ये है, इसके नीचे फिर इनर मेम्ब्रेन है, फिर ग्रैनम क्या होता है। देखो ये थाइलाकॉइड, ये जो कॉइन जैसे स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये कॉइन जैसे, इसका एक यूनिट को थाइलाकॉइड बोलते हैं और इसका पूरा पाइल को ग्राना बोलते हैं, ग्राना या ग्रैनम, ठीक है। ग्राना को इंटरग्रैनल थाइलाकॉइड भी बोलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है वो बात, इंटरग्रैनल थाइलाकॉइड। और देखो जो आपस में थाइलाकॉइड्स को जोड़ते हैं, ये बीच में देख रहे हो ना, इसको स्ट्रोमा लैमेले बोलते हैं, ये यहाँ पे साइड में दिया है। और ये जो थाइलाकॉइड होते हैं, इसके इनर स्पेस को ल्यूमेन बोलते हैं। यहाँ पे ल्यूमेन, ये वो केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस में, वहाँ पे अच्छे से समझ में आएगा ल्यूमेन क्या होता है। वहाँ पे प्रोटोन पंप कैसे जनरेट होता है, प्रोटोन ग्रेडियंट वगैरह, वो केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में आ जाएगा, कैसे एटीपी वगैरह बनता है, ठीक है, वहाँ पे देखेंगे। ये कुछ पॉइंट्स देख लो। स्ट्रोमा कंटेन्स एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस, हैज स्मॉल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। ये क्लोरोप्लास्ट का बात कर रहा है, हैव स्मॉल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, राइबोसोम्स की सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही। और राइबोसोम इसमें होते हैं वही प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70S, मतलब प्रोकैरियोटिक राइबोसोम भी 70S होते हैं और यहाँ पे भी वही 70S का वेराइटी मिलता है। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर नोन एज सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स, क्योंकि इनके पास अपने डीएनए राइबोसोम वगैरह होते हैं, उस वजह से बोलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो राइबोसोम आ गया, राइबोसोम को इंजन ऑफ द सेल बोलते हैं। इसको सबसे पहले किसने देखा था, तो जॉर्ज पैलेट ने देखा था। हम एक साथ सारे साइंटिस्ट को देख लेंगे, सारे साइंटिस्ट एक पेज में लिखा हुआ है, उसको देख लेंगे इसको चैप्टर के लास्ट में। कंपोज्ड ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन्स, ये सबको पता होता है। नॉट बाउंड बाय मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है, नॉन मेम्ब्रेनस है। ये सब भी एक जगह लिखे हुए हैं, कौन से ऑर्गेनल्स मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं और कौन से नॉन मेम्ब्रेनस होते हैं, ठीक है, तो वो भी मिल जाएगा एक जगह पे। ईच राइबोसोम हैज़ 2 सब यूनिट्स, लार्ज एंड स्मॉल, 2 सब यूनिट्स होते हैं। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम सबको पता है 70S होता है, इसके 2 सब यूनिट्स जो होते हैं वो 50S और 30S। और यूकैरियोटिक राइबोसोम जो है वो 80S होता है, 60S और 40S इसके सब यूनिट्स है। और इसके साथ याद रखना माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी 70S राइबोसोम्स पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें जो ये S दिख रहा है ना, ये 80S में 60S, ये सब जो S है, ये S होता क्या है, स्वेडबर्ग्स यूनिट होता है। ये सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट स्टैंड्स फॉर सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। इट इज इनडायरेक्टली अ मेजर ऑफ डेंसिटी एंड साइज। पूरा एनसीईआरटी को निचोड़ दिया है एक जगह पे, ठीक है, देख लेना, ये सारे एनसीईआरटी के पॉइंट्स हैं। फिर साइटोस्केलेटन पे चलते हैं। इसमें देखो क्या दिया है, नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर, 3 टाइप दिए हैं, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स।
इसमें वो फंक्शन क्या होता है इसका, तो मोटिलिटी ये वाला फंक्शन इस साल पूछा था एग्जाम में, यहाँ पे उसी लिए लिखा है। मोटिलिटी इसका फंक्शन होता है, मैकेनिकल सपोर्ट एक फंक्शन होता है और सेल शेप को मेंटेन करता है, ठीक है। तो ये इसके फंक्शंस है। यहाँ पे मोटिलिटी का बार लगा दिया, आगे चलते हैं। सीलिया एंड फ्लैजेला, देखो ये सब में प्रॉब्लम होता है बच्चों को। सीलिया, फ्लैजेला और सेंट्रोजोम, सेंट्रियोल, बहुत अच्छी तरीके से एक जगह पे सारे चीज़ लिखे हैं, देख लो। सीलिया और फ्लैजेला क्या होते हैं, तो ये सेल मेम्ब्रेन से कुछ आउटग्रोथ्स निकलते हैं, हेयर लाइक होते हैं। सीलिया जो है वो माइक्रोस्कोपिक ही होता है, फ्लैजेला थोड़ा बड़ा होता है। सीलिया देखो स्मॉल है, वाइल फ्लैजेला आर लॉन्ग, देखो वही पॉइंट लिखा हुआ है। सीलिया कॉज मूवमेंट ऑफ सेल और सराउंडिंग फ्लूइड, ये आप आइदर सेल को मोटिलिटी प्रोवाइड करेगा या फिर उसके अगल बगल का फ्लूइड को मूव कराएगा, तो इस तरह से काम करता है। बाकी फ्लैजेला जो है वो सिर्फ सेल को मोटिलिटी प्रोवाइड करता है, तो वही लिखा है कॉजेज सेल मूवमेंट ओनली। उसके दो फीचर है, इसके एक, दो फंक्शन है, फीचर नहीं। इसका कोर को एक्सोनिम बोलते हैं, ये भी एनसीईआरटी का पॉइंट है, और इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। 9+2 अरेंजमेंट है, ये याद रखना। 9+0 वो सेंट्रियोल वगैरह में आएगा, इसमें 9+2 अरेंजमेंट होता है। यहाँ पे देखो पेरिफेरल डबलेट्स होते हैं, ये वाले डबलेट्स है, ये सेंट्रल सिंगलेट्स है, ठीक है। ये सिंगलेट है, देखो इसमें एक ही है, इसमें दो है, तो इस वजह से इसको डबलेट बोलते हैं। और डबलेट्स कनेक्टेड होते हैं इंटर डबलेट ब्रिज में से। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है अंदर वाला। पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स जो यही है डबलेट, है ना, ये उसी को लेबल किया गया है। ये सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल, ये भी बता दिया। रेडियल स्पोक इस पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल में होता है, रेडियल स्पोक। और ये है सेंट्रल शीथ, ये रेड वाला जो दिखाया है, ये दोनों को सेपरेट करता है, ठीक है। यही थे इसके डायग्राम में। 9+2 अरेंजमेंट याद रखना, 9 पेरिफेरल, 2 सेंट्रल। सीलियम एंड फ्लैजिलम emerge from centriole like structures called basal bodies, एनसीईआरटी का पॉइंट है, याद कर लेना। सेंट्रोजोम एंड सेंट्रियोल देखते हैं, ये थोड़ा टफ ही लगता है सबको, यहाँ पे देखते हैं, अच्छे से समझाया हूँ। प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स, और ये हायर प्लांट्स में एब्सेंट होते हैं, ये एक पॉइंट है इसका। ये एनिमल सेल्स में होते हैं, सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं, वो स्पिंडल फाइबर वगैरह बनाते हैं, देखते हैं। हैज़ 2 सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड सेंट्रियोल्स, देखो सेंट्रोजोम में जो 2 सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं वो सेंट्रियोल्स होते हैं, इनका अरेंजमेंट परपेंडिकुलर होता है। यहाँ पे वही लिखा है, दे लाई परपेंडिकुलर टू ईच अदर, कुछ इस तरह से इनका अरेंजमेंट होता है ना। और इसमें देखो पेरिफेरल फाइब्रिन्स मेड ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन, वो फ्लैजेला जो होता है ना, वो फ्लैजिलिन प्रोटीन से बनता है, और ये ट्यूबुलिन प्रोटीन से बनता है, इसको याद रख सकते हो पेरिफेरल फाइब्रिन्स के लिए। और हर एक फाइब्रिन ट्रिपलेट होता है। ये डायग्राम उसी लिए मैं यहाँ पे ऐड किया हूँ, बस ये ट्रिपलेट तुमको दिख जाए उसी लिए। ये देखो ये ट्रिपलेट है, पेरिफेरली है, सेंटर में कुछ नहीं है, डबलेट, सिंगलेट, ट्रिपलेट कुछ नहीं है, तो इसीलिए इसको देखो ये पॉइंट लिखा है यहाँ पे, वही 9+0 अरेंजमेंट बोलते हैं इसको, या इस स्ट्रक्चर, इस ऑर्गेनाइजेशन को कार्टविल लाइक ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है, जो कि सेंट्रियोल्स में पाया जाता है। 9+0, ठीक है, याद रखना। प्रोटीनेशियस हब होता है इसके सेंट्रल पार्ट में, देखो वही लिखा है, प्रोटीनेशियस हब इज प्रेजेंट इन सेंट्रल पार्ट, कनेक्टेड टू पेरिफेरल ट्रिपलेट्स विथ रेडियल स्पोक्स। सेंट्रियोल्स फॉर्म स्पिंडल फाइबर्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ये फंक्शन होता है सेंट्रियोल्स का। स्पिंडल फाइबर्स बनता है, फिर उससे स्पिंडल एपेरेटस बनता है, फिर वो एनाफेज में जिस तरह से सेपरेट होते हैं क्रोमोसोम्स, वो तुम देखे ही होंगे, ठीक है। सेल डिवीजन में हम अच्छे से देखेंगे। फिर न्यूक्लियस देखते हैं, न्यूक्लियस आ गया है अभी। न्यूक्लियस को सबसे पहले देखा था किसने, तो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 पे, वही लिख दिया है यहाँ पे। स्टेन्ड बाय बेसिक डाइज, ये बेसिक डाइज से स्टेन होता है। क्रोमैटिन, देखो यहाँ पे कुछ शेप वगैरह के बारे में स्टडी करते हैं, क्रोमैटिन क्रोमोसोम स्टडी करते हैं ना, तो वो किस फेज में सबसे अच्छे से दिखता है वो यहीं पे लिख दिया है सारे एक जगह पे। क्रोमैटिन बेस्ट सीन इन इंटरफेस, इंटरफेस जो है रेस्टिंग स्टेज, उसमें सबसे अच्छी तरीके से क्रोमैटिन दिखता है, जो कि फाइबर्स के फॉर्म में होता है। फिर कंडेंसेशन होता है सेल डिवीजन के दौरान, एम फेज में कंडेंसेशन शुरू होता है प्रोफेज से, और मेटाफेज में मैक्सिमली कंडेंस हो जाता है, तो इसीलिए लिखा है क्रोमोसोम बेस्ट सीन इन मेटाफेज। और अगर शेप ऑफ क्रोमोसोम स्टडी करना हो तो वो बेस्ट एनाफेज में दिखता है, ठीक है। ये देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में क्या लिखा है, इनर मेम्ब्रेन होता है, पता ही है डबल मेम्ब्रेन होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये देखो ये इनर मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है। और ये बीच का जो स्पेस है उसको पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं, ये डिवाइड करता है न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म में से, ये पेरी न्यूक्लियर स्पेस है। और ये 10 to 50 नैनोमीटर, देखो यहाँ पे माइक्रोमीटर नहीं है, नैनोमीटर है, याद रखना। 10 to 50 नैनोमीटर इसका
डायमेंशन होता है। यहाँ पे देखो आउटर मेम्ब्रेन के बारे में क्या लिखा है, रिमेन्स कंटिन्यूअस विथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच हैज़ राइबोसोम्स। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इससे जुड़ा हुआ रहता है आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, और इसमें राइबोसोम्स होता है, तो इसको क्या बोलेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, ठीक है। माइन्यूट पोर्स इन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो ये क्या होता है, ये न्यूक्लियर पोर होते हैं, इसका फंक्शन क्या है, अलाउ पैसेज ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन इन बोथ डायरेक्शन। क्यों करता है ये ऐसा, इससे होगा क्या, अंदर देखो आरएनए बनता है, न्यूक्लियोलस वगैरह होता है अंदर, आरएनए प्रोटीन वो सब आरएनए बाहर आना पड़ेगा उसको, तभी तो वो ट्रांसलेट हो पाएगा। अब वो जो अमीनो एसिड से पूरा प्रोटीन बनता है, क्योंकि राइबोसोम तो बाहर होता है ना, तो इसीलिए आरएनए को बाहर आना पड़ेगा, वो न्यूक्लियस के अंदर और नहीं रह सकता न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर, इसीलिए बाहर आने के लिए ये न्यूक्लियर पोर्स होते हैं जो कि पैसेज को अलाउ करते हैं आरएनए और प्रोटीन का, और ये बोथ डायरेक्शन में है, ये भी एनसीईआरटी में लिखा रहता है। देखो न्यूक्लियस किस किस ऑर्गेनल में नहीं होते हैं, तो ये देखो ये सेल जो है ह्यूमन आरबीसी में नहीं होता है, ह्यूमन आरबीसी सेल में नहीं होता है, और सीव ट्यूब सेल में न्यूक्लियस नहीं होता है, प्लांट्स में है ये, और ये तो खैर ह्यूमन का बात कर रहा है। यहाँ पे एक पॉइंट है देख लो, न्यूक्लियोप्लाज्म हैज़ न्यूक्लियोलस साइट फॉर आरएनए सिंथेसिस एंड क्रोमैटिन। तो न्यूक्लियोलस और क्रोमैटिन होते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म में। आरएनए क्या होता है, तो राइबोसोमल आरएनए होता है, न्यूक्लियोलस में बनता है वो, ठीक है। आगे देखते हैं क्रोमैटिन किससे बनता है, तो इसमें डीएनए होता है जो कि एसिडिक पार्ट है, हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं जो कि बेसिक पार्ट है, और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स कुछ होते हैं, उसके साथ साथ आरएनए भी होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछ लेता है क्रोमैटिन में आरएनए होता है कि नहीं, सब नहीं होता है मार के आ जाते हैं, जो कि गलत है, आरएनए होता है, एनसीईआरटी में दे रखा है, ठीक है। फिर जो क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर के हिसाब से उनका नेम है, नोमेनक्लेचर है, वो देख लेते हैं कैसे क्या होता है। जो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम होता है उसमें ये सेंट्रोमियर सेंटर में होता है, ठीक है। फिर सेंटर से अगर थोड़ा ऊपर हो, ये देखो ये सेंट्रल लाइन है, इससे थोड़ा ऊपर है, तो इसको सब मेटासेंट्रिक बोलेंगे। एक्रोसेंट्रिक में एक तरफ क्रोमैटिड्स बहुत लंबे होते हैं और एक तरफ बहुत छोटे होते हैं। इसका जो सेंट्रोमियर का पोजीशन है ये नियर टर्मिनल है, कंप्लीटली टर्मिनल नहीं, नियर टर्मिनल है, और इसको एक्रोसेंट्रिक बोलते हैं। और टीलोसेंट्रिक में ये सेंट्रोमियर टर्मिनल होता है, ठीक है। एक तरफ क्रोमैटिड्स दिखते हैं बहुत लंबे होते हैं, ये ऐसे, इस तरफ कुछ नहीं है, इस तरफ नहीं है, ठीक है। तो देखो टीलोसेंट्रिक के टी से टर्मिनल ऐसे याद रख सकते हो, और बाकी तो याद हो ही जाएगा। मेटासेंट्रिक के एम से मिडिल ऐसे याद रख लेना, ठीक है। हाँ, फिर यहाँ पे कुछ सैटेलाइट के बारे में दिया है, वो भी देख लेते हैं। देखो कुछ क्रोमोसोम में सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन होते हैं जिसको सैटेलाइट बोलते हैं, ये है सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। ये स्टेन नहीं होते हैं, नॉन स्टेनिंग, और इनका लोकेशन हमेशा कांस्टेंट होता है क्रोमोसोम में, ठीक है। फिर माइक्रोबॉडीज पे चलते हैं, छोटा सा पार्ट दिया है उसके बारे में। देखो दोनों में पाए जाते हैं, प्लांट और एनिमल सेल, प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। माइन्यूट वेसिकल्स होते हैं और इनमें एंजाइम्स पाया जाता है, ठीक है, इतना ही है। फिर देखो वो जो मैं बता रहा था कि सारे साइंटिस्ट के नाम एक जगह पे है, और सारे ये मेम्ब्रेन किस में होता है किस में नहीं होता है वो देख लेते हैं एक साथ में, अभी देख लेते हैं। ये देखो साइंटिस्ट का नाम आ गया, ये हम आगे देख ही चुके हैं बहुत सारे, जो नहीं देखे हैं वो यहाँ पे देख लो, ठीक है। फर्स्ट सेल किसने देखा था, तो रॉबर्ट हुक ने देखा था। वो सेल जो देखा था इसने वो डेड था, और ये कॉर्क सेल्स में देखा था, ठीक है। फर्स्ट लिविंग सेल्स किसने देखा था, तो एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक ने देखा था। फिर फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल ये किसने दिया था, तो सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में। गॉल्जी एपरेटस को सबसे पहले कैमिलो गॉल्जी ने देखा था 1898 पे, ये PYQ भी है। राइबोसोम किसने देखा था, तो जॉर्ज पैलेड ने 1953 में। ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला किसने प्रपोज किया था, ये सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया गया था, ये रोडोल्फ वर्चो के द्वारा प्रपोज किया गया था 1855 में। सेल थ्योरी किन्होंने दिया था, तो ये पता ही होगा, बॉटनिस्ट और जूलॉजिस्ट मैथ्यूस स्लीडन एंड थियोडर श्वान। फिर ये देखो ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन एंड रामाचंद्रन प्लॉट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो समरी में, या समरी नहीं, वो पहले चैप्टर से पहले साइंटिस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन लिखा है ना, ये वहाँ से उठाया गया है, GN रामाचंद्रन। सेल चैप्टर जहाँ से स्टार्ट हो रहा है उसके जस्ट पहले पेज में देखना, GN रामाचंद्रन के बारे में कुछ कुछ लिखा है, वहाँ से ये उठाया गया है। क्रोमैटिन नेम वॉज प्रपोज्ड बाय, तो ये फ्लेमिंग होगा इसका आंसर, ठीक है। अभी देख लेते हैं वो मेम्ब्रेन वाला। ये देखो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स कौन से होते हैं, यहाँ पे सारे एक जगह लिख दिए हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, न्यूक्लियस होता है, राइबोसोम होता है, गोल्जी बॉडीज होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, वैक्यूल होता है, वैक्यूल का मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट बोलते हैं,
और ये माइक्रो बॉडीज होता है, ठीक है। फिर नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स कहाँ कहाँ देखे जाते हैं, तो 4 है, देख लो, सेंट्रियोल्स और सेंट्रोसोम्स, राइबोसोम्स और न्यूक्लियोलस, ठीक है। यहीं पे यहाँ पे ये सेल का चैप्टर खत्म होता है। थोड़ा सा लंबा लेक्चर था क्योंकि चैप्टर बड़ा है, चैप्टर इंपॉर्टेंट भी है, अच्छे से देख लेना, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय। प्लास्टिड्स देखो प्लांट सेल में होता है, इसको याद रख लेना। और ये जो थाइलाकॉइड होते हैं इसके इनर्स, देखो राइबोसोम आ गया, राइबोसोम को